तो भाइयों स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई और महत्वपूर्ण क्लास के साथ आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। जी हाँ, आज अपन एक ऐसी बायोलॉजी जो आपका जेट एग्जाम 2020 स्पेशल बायोलॉजी की क्लास लेके आया हूँ, जिसमें जितने भी की पॉइंट्स है, गोल्डन पॉइंट्स है ना, जो महत्वपूर्ण बिंदु जो हर एग्जामिनर के फेवरेबल होते हैं, जो हर वो क्वेश्चन पेपर में ऐड करता है, उन जो बिंदु है वो मैं आपको जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है उनमें से मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये आज अपना जो बायोलॉजी जेट एग्जाम 2020 के लिए बायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसमें लगभग 3 टॉपिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण जो बिंदु है, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण जो गोल्डन पॉइंट्स हैं उनके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाला है। तो हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो, पर एंड तक देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो मैंने पहले भी जो क्लासें डाली है, जैसे आईसीआर के लिए मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्लासें डाली थी, जिनका कल आईसीआर का एग्जाम है वो एक बार देख ले, क्योंकि जिन्होंने भी पेपर देखे आया ना, सबका फीडबैक बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि बहुत ही ज्यादा हमारे लिए यूजफुल हुई ये क्लास है, क्योंकि उससे उनको ये एवरेज हो गया था कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या लैंग्वेज है, कितने क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, किस हिसाब से अपने को पेपर हैंडल करना है या क्या पढ़ना है, वो सारा कुछ एवरेज हो गया था। तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आई पेपर हैंडल करने में। तो यही है कि जिन भाइयों ने अभी तक नहीं देखा ना, वो एक बार देख ले, आईसीआर की वगैरह मैंने डाल रखी है। बात कर लेते हैं जेट एग्जाम की। तो जेट एग्जाम की लगभग एग्रीकल्चर का जो मैंने पार्ट है ना वो कंप्लीट करवा दिया है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो 3 पार्ट है आपके, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी, तीनों की 3 रिवीजन क्लास हैं। और जस्ट उनके बाद जैसे हॉर्टिकल्चर का रिवीजन किया, अब हॉर्टिकल्चर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो साथ के साथ सोल्व आउट कर लिए। एनिमल हस्बेंड्री का रिवीजन किया ऑल ओवर एक क्लास में, पूरी एनिमल हस्बेंड्री का, उसके जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो भी उसके साथ के साथ हमने कर लिए नेक्स्ट वीडियो में। फिर ऐसे ही एग्रोनॉमी का किया था कि 1 घंटे क्लास में कंप्लीट एग्रोनॉमी का रिवीजन किया, जो ऑल इन वन क्लास थी उसमें, और उसके बाद में एग्रोनॉमी के क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिए। जब ये 6 क्लासें हो गई, 3 रिवीजन क्लासें और 3 क्वेश्चन वाली, उसके बाद में मैंने ऑल ओवर एग्रीकल्चर का तीनों पार्ट्स का मिला के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ना आपके जेट आईसीआर के लिए, वो आईसीआर में बहुत यूजफुल हुए हैं बच्चों के लिए। तो उनके जो 1 या 2 वीडियो बनाए हुए हैं, लगभग 100 क्वेश्चन के 2 वीडियो हैं, जिनमें एग्रीकल्चर के कंप्लीट एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन हमने सोल्व आउट कर लिए हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर की कंप्लीट हो गई। बाकी 29 से पहले लगभग 25 या 26 को मैं एग्रीकल्चर का एक और ऐसा बड़ा क्लास लगभग 1-1.5 घंटे का, जिसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन होंगे अपने पास, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन जो इन वीडियोस में दे दिए ना पहले, इनके अलावा क्वेश्चन होंगे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, वो सोल्व आउट कर लेंगे 25 तारीख या 26 तारीख को, क्योंकि 29 का है आपका जेट का एग्जाम। अभी जो बच्चों का आ रहा है कि सर हमारी जो बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री वीक है, ज्यादा लोगों की क्या है कि केमिस्ट्री में शिकायत है थोड़ी। तो केमिस्ट्री का ये सीन है कि मैंने केमिस्ट्री का लगभग आप 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, सही कर सको। अपने को पूरे में से पूरे करके रैंक नहीं लानी, अपने को क्या करना है, सिर्फ एक सीट निकालनी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, लॉकडाउन में क्या नहीं किया सब भूल जाओ। अब जो ये टाइम बचा ना, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है आपके लिए। सब कुछ भूल के जितना आप खुद से पूछोगे यार मैं अपना कैसे बेस्ट से बेस्ट दे सकता हूँ, प्रत्येक दिन कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट कैसे दे सकता हूँ, उस हिसाब से तैयारी करो। और ये दिन है ना, अगर आप सही से चल गए, इस टाइम को मैनेज कर लिया ना एक योजना के अनुसार, तो आप जीत जाओगे और अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अब और अपने को करना क्या है, सिर्फ एक सीट निकालनी है। बाद का क्या सोचना है, कट ऑफ कितनी जा रही है क्या है, उनके लिए सबके लिए आपका भाई है। कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार की तो मेरे को बताएं, आपके लिए मैं 24 आवर्स तैयार हूँ। बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो आज पार्ट फर्स्ट है। मैंने इसके लगभग 5 पार्ट बनाए हुए हैं। जो मैं सीरीज आपको दे रहा हूँ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसके लगभग 5 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं। आज पहला पार्ट है अपना, तो ये 5 पार्ट करके अपन क्या करने वाले हैं, फिर केमिस्ट्री के लगभग 3 या 4 पार्ट देखेंगे। उनमें से आप आराम से 15 से 20 क्वेश्चन हैंडल करके आओगे अच्छे से। आईसीआर में बहुत अच्छा स्कोर किया है जिन्होंने अच्छे से पूरा वीडियो देखे थे, ठीक है। तो स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है आज वाला। तो एग्रीकल्चर का कंप्लीट कर लिया है, बायोलॉजी का मैं करवा रहा हूँ, केमिस्ट्री का अपन कर लेंगे। बाकी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप आपके भाई को बताएं, मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। जिन भी भाइयों ने वो नहीं देखी ना अभी तक, कुछ नहीं बिगड़ा, कितना पढ़ा नहीं पढ़ा, कुछ आता है कि नहीं आता, वो रिवीजन क्लासेज क्वेश्चंस वगैरह देख लोगे ना, तो बहुत कुछ आप अपने एक लेवल अचीव कर लोगे अपनी तैयारी को लेकर। अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसको एक अच्छे लेवल पे ले जाओगे। वो होता है ना कि हार होना तो सम्मानजनक हो, वो चीज वाली बात है। तो एक बार जरूर देखना। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पेपर दे के आओगे, सब अच्छा होने वाला है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज मैं आपको लगभग 200-300 जो की पॉइंट्स है वो बताने वाला हूँ। जो 1 लाइनर क्वेश्चन होता है ना वो, तो एंड तक देखना, और क्लास को जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा शेयर कर दो। आपके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी है ना, छोटे बड़े भाई बहन, सबको एक बार शेयर कर देना,
क्योंकि आपके सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे शेयर करने में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं जो सेल बायोलॉजी है अपनी, कोशिका विज्ञान, उसके जो की पॉइंट्स है ना वो देख लेते हैं। तो क्लास हो सकता है थोड़ी बड़ी होए पर आपको एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं कि समसूत्री विभाजन का अध्ययन प्याज की मूल शीर्ष कोशिकाओं में किया जाता है। जो आपका समसूत्री विभाजन है ना, समसूत्री विभाजन, इसका अध्ययन किसमें किया गया था? जो प्याज की मूल शीर्ष है, समसूत्री विभाजन का अध्ययन प्याज की मूल शीर्ष कोशिकाओं में। जो मूल शीर्ष कोशिका है ना, जो जड़ की, रूट जिसको बोलते हैं, टॉप वाली मूल शीर्ष कोशिकाएं, मूल शीर्ष कोशिकाओं में किया गया था। ठीक है, ये चीज देखोगे कि जो समसूत्री विभाजन का जो अध्ययन किया गया था, समसूत्री विभाजन का अध्ययन प्याज की मूल शीर्ष कोशिकाओं में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कैंसर युक्त कोशिकाओं में अनियंत्रित एवं लगातार, जिन कोशिकाओं में कैंसर हो जाता है उनमें क्या होता है? अनियंत्रित, जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता, और लगातार कंटिन्यूस क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता रहता है। जिन कोशिकाओं में कैंसर हो जाता है, कैंसर जो युक्त कोशिका है उनमें अनियंत्रित व लगातार कंटिन्यूस क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता रहता है, समसूत्री विभाजन होता रहता है। नेक्स्ट जो अपना की पॉइंट है वो देख लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक का विभाजन 2 बार होता है। जो अपना अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, उसमें जो केंद्रक का विभाजन होता है वो तो 2 बार होता है। समझ रहे हो? जो अर्धसूत्री विभाजन है जिसमें जो केंद्रक का विभाजन होता है वो तो 2 बार होता है, किंतु जो गुणसूत्र का विभाजन होता है ना वो 1 ही बार होता है। अर्धसूत्री विभाजन में जो केंद्रक का विभाजन है, ये क्वेश्चन पहले पुटअप हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक का विभाजन कितने बार होता है, तो वो तो होता है 2 बार। जबकि इसमें पूछने वाली चीज क्या है कि गुणसूत्र का जो विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन में वो होता है 1 बार। समझ रहे हो कि अर्धसूत्री विभाजन में जो केंद्रक का विभाजन होता है वो 2 बार होता है और गुणसूत्र का विभाजन 1 बार होता है। नेक्स्ट देखते हैं जो नेक्स्ट जो की पॉइंट अपना कि कोशिका का संचालन या नियंत्रण केंद्र क्या होता है? कोशिका का जो संचालन, जो कंट्रोलर होता है, जो या उसका नियंत्रण केंद्र होता है, वो केंद्रक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? केंद्रक को। जो कोशिका संचालन या नियंत्रण केंद्रक है वो केंद्रक को बोलते हैं। पादप कोशिका में सबसे बाहरी भाग, जो पादप जो अपनी प्लांट सेल है उसका जो सबसे बाहरी भाग होता है, जो उसकी बाहरी आघातों से रक्षा करता है, सारी चीज उसको एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। वो क्या होती है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। प्लांट सेल में सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है, जो उसकी बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, सारा कुछ उसको कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। नेक्स्ट जो अपना की पॉइंट है वो देख लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, कौन सी है? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट की पॉइंट देख लेते हैं कि सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। जो सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है ना, सेलुलोज से जो बनी कोशिका भित्ति होती है वो क्या गुण होता है? सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति में वो पारगम्य होती है। 2 चीज होती है, एक तो पारगम्यता और एक चयनित पारगम्यता। जो सेलुलोज की बनी होती है ना वो पारगम्य होती है, मतलब कोई भी पदार्थ ये सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति से इधर आ जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? पारगम्यता। नेक्स्ट की पॉइंट देखेंगे, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना वो चयनात्मक पारगम्य होती है। सपोज दैट ये मेरे पास 2 अणु हैं, ठीक है, किसी विलयन में 2 चीज होते हैं, विलय और विलायक। तो जो चयनात्मक पारगम्य होती है जो वो क्या करती है? जो सिलेक्टिव वाली होती है, जिससे ये लाल चौक है और ये व्हाइट चौक है, ठीक है, तो इन दोनों में से है ना एक ही जा पाएगा। जो चयनात्मक, जो इसके लिए स्पेशलिस्ट है वो ही अंदर जा पाएगा, इसके जो अणु है ना उसको वो अंदर नहीं जाने देगी झिल्ली। उसको क्या बोलते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। तो वो क्या होती है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है चयनात्मक पारगम्य होती है। और जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल वो क्या होती है? अपारगम्य होती है। इसमें से कोई आर पार नहीं जा सकता। जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल का जो आवरण पाया जाता है वो क्या होता है? अपारगम्य होता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखेंगे कि जो अंतःप्रदेवी जालिका की खोज किसने की थी? जो ईआर है अपनी, पोर्टर व क्लाडे ने। किसने की थी? पोर्टर ने। ईआर की खोज किसने की थी? पोर्टर नामक वैज्ञानिक था। अंतःप्रदेवी जालिका की खोज पोर्टर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर की संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई होती है। जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो कौन सी होती है? किसको बोलते हैं? कोशिका को। कि अपनी बॉडी की या जो शरीर की जो भी फंक्शनल और जो इकाई है, क्रियात्मक और संरचनात्मक,
स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो कौन सी है, सेल है। एक और चीज जो मैंने बताया कि जो पोर्टर ने खोज की थी ईआर की, वो दो प्रकार की होती है, एसईआर और आरईआर, स्मूथ और रफ। अंतःप्रदेवी जालिका होती है वो खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका और चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, दो प्रकार की होती है। आगे देखेंगे कि उस पे क्या होता है, किस पे कौन सा निर्माण होता है, वो सारा कुछ मैं जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके जेट में आ सकते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि अपने को अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, तो वो मैं आपको सारे बताऊंगा, क्लास को एंड तक देखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि राइबोसोम मुख्यतः पाए जाते हैं। जो राइबोसोम है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मुख्यतः अंतःप्रदेवी जालिका के ऊपर पाए जाते हैं जो राइबोसोम है। और राइबोसोम की एक बात बता दूं, ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। राइबोसोम क्या होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। नेक्स्ट, राइबोसोम का निर्माण होता है, राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, राइबोसोम का निर्माण, राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका से होता है। किससे होता है, मुख्यतः केंद्रिका। और केंद्रिका की खोज किसने की थी, यह भी पता है कि आपको, केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने, फोंटाना। केंद्रिका की खोज किसने की थी, फोंटाना ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, 1831 रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी, केंद्रक की खोज। और केंद्रिका की खोज किसने की थी, फोंटाना ने की थी। केंद्रिका क्या करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। नेक्स्ट, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका पर नहीं पाए जाते हैं। मैंने बताया अभी ईआर जो है जिसकी खोज पोर्टर ने की थी वो दो प्रकार की होती है, एसईआर स्मूथ जो एंटीक्लाज्म रेटिकुलम और रफ खुरदरी। तो अपना जो पॉइंट है वो क्या है कि जो चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका है, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका पर नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था। जो आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया था, सट्टन व बोवेरी ने दिया था। सट्टन और बावेरी दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था ये सिद्धांत। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत भी दो वैज्ञानिकों ने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। 1838-39 में दिया था, किसने दिया था, स्लाइडेन व स्वान। जो कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। ये क्लास का यही है कि एक बार इसका जो मेन मोटिव है कि जो भी बायोलॉजी आपने पढ़ी है वो एक बार आपके दिमाग में रिवाइज हो जाए और जो की पॉइंट्स है वो आपको याद हो जाए, हल्का फुल्का रिवीजन हो जाएगा। और मैं जो बार बार एक पॉइंट को दो बार बोल रहा हूँ इससे आपको याद भी हो जाएगा। अब जैसे सपोज दैट स्लाइडेन और स्वान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैंने ये बता दिया 1838-39 कोशिका सिद्धांत, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें हिंट मिल जाएगा, चार ऑप्शन में कुछ मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी हो जाती है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आते हो, कहीं ना कहीं से आपका कुछ ना कुछ भिड़ जाता है और आप उस क्वेश्चन को सही करके आ जाते हो। तो इसीलिए मैं क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप अच्छे से अच्छे, आप बायोलॉजी का भी, एग्रीकल्चर का मैंने करवा दिया, बायो और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर जाओगे ना तो आप अच्छे से अच्छी जो आपकी फर्स्ट चॉइस है उस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी है उसमें आप एडमिशन ले लोगे यूजी में। नेक्स्ट क्लास देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट जो है अपना वो देखते हैं कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन है। जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होता है वो क्या होता है, अचानक वंशानुगत होता है। अचानक जो परिवर्तन हो जाता है ना उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन या जो उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी, ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने उत्परिवर्तन की खोज की थी। ह्यूगो डी व्रीज ने की थी म्यूटेशन की खोज। जंतु कोशिका के ऐसे छिद्र जिनके द्वारा एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी होती है। दो एनिमल सेल्स है, जंतु कोशिका में जो दो कोशिकाएं आपस में जुड़ी होते हैं वो छिद्र क्या कहलाते हैं, डेस्मोसोम। क्या कहलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेस्मोसोम। मैं ये एनिमल सेल की बात कर रहा हूं, जंतु कोशिका की बात करें प्लांट सेल्स की, जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें जो जुड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। भाई देखो एनिमल सेल, दो एनिमल सेल है ये आपस में जुड़ी हुई है, जो संरचना है, जो छिद्र है, जो भी जिसको बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, डेस्मोसोम। और दो प्लांट सेल्स है, दो पादप कोशिकाएं वो आपस में जुड़ी हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे उसको। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है कि सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा।
प्लाज्मा होती है, जिसको MLO या PPLO बोल सकते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ह्यूमन बॉडी की अगर अपन बात करें कि सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो वो कौन सी है? RBC। जो लाल रक्त कणिका है आपकी, वो सबसे छोटी सेल है आपकी बॉडी के अंदर। RBC जो है, रेड ब्लड कार्बल्स, वो। नेक्स्ट देखते हैं कि रिक्तिका किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया भी है, नाम सुना होगा, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कोशिका की झिल्ली, जो रिक्तिका की झिल्ली होती है ना, रिक्तिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट क्या होती है? जो रिक्तिका की झिल्ली को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होती है? रिक्तिका की झिल्ली। इस चीज को सही से याद करना आप कि रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। दो संलग्न कोशिकाओं को जोड़ने वाली पेक्टिन परत को क्या कहते हैं? दो संलग्न कोशिकाएं हैं जुड़ी, उनको जोड़ने वाली जो पट्टी है उसको क्या बोलते हैं? मध्य पटलिका। क्या बोलते हैं? मध्य पटलिका। और वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम की जो पेक्टेट है उनकी बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य पटलिका है ना, उसका निर्माण किससे होता है? ये बायोलॉजी का अपना पार्ट फर्स्ट है, मैं कम से कम 5 पार्ट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा एग्जाम से पहले, कंटिन्यूस डेली का एक। अब देखते हैं इस पे क्या रेस्पॉन्स रहता है। आप अच्छे से शेयर करते हो, आपके लिए यूजफुल है, आपको लग रहा है तो करवाऊंगा। बाकी आपके लिए आपको लगता है कि ये यूजफुल नहीं है, हमारे कुछ काम में नहीं आने वाला, तो फिर क्या मतलब है? तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना वो चीज़। मैं क्या बता रहा था कि दो संलग्न कोशिकाओं को जोड़ने वाली पेक्टिन की परत को क्या कहते हैं? मध्य पटलिका। जो प्रोटीन की परत तो मध्य पटलिका, ये किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट की बनी होती है मध्य पटलिका। नेक्स्ट कि गोल्जी काई की खोज किसने की थी? जो गोल्जी काई अपना, उसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी काई की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। क्लोरोफिल या पर्णहरित का मुख्य अवयव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो क्लोरोफिल पर्णहरित है उसका मुख्य अवयव क्या है। ये क्वेश्चन ऐसे पुटअप हुआ है। पहले आपको मैं बताऊं कि जब एक पत्ती को जलाया जाएगा ना, क्योंकि पत्ती के अंदर क्या पाया जाता है? जो क्लोरोफिल है आपका, हरी पत्ती को, तो उसके अवशेष में, उसकी राख में क्या बचेगा? वो क्या बचेगा? मैग्नीशियम। अब इसका क्या संबंध है, क्या कॉन्सेप्ट लगा है इसमें कि जो आपका हरित जो है, पर्णहरित है, उसका जो मुख्य अवयव होता है ना, क्लोरोफिल या पर्णहरित है, उसका मुख्य अवयव मैग्नीशियम होता है, Mg होता है। और पत्ती के अंदर क्या पाया जाता है? मुख्यतः वही पाया जाता है पर्णहरित, तभी तो वो हरी होती है, जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। तो उसको जलाएंगे तो Mg बचेगा। इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। बाकी ये चीज कंफर्म याद रखोगे कि जो आपका पर्णहरित या क्लोरोफिल है, उसको अगर जलाएंगे या उसको नष्ट करेंगे या उसका मुख्य अवयव जो बचेगा या मिलेगा या बना होता है, वो मैग्नीशियम का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके तो, और याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट, क्लोरोफिल का मुख्य अवयव मैंने बता ही दिया। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पर्णहरित के कारण ही होता है। पत्तियां हरी क्यों होती है? पर्णहरित के कारण हरी होती है। और पर्णहरित जो आपके फोटोसिंथेसिस में काम में आता है। डीएनए की द्विकुंडलन संरचना किसने दी थी? वॉटसन और क्रिक ने दी थी। जो द्विकुंडलन संरचना थी, डबल हेरिंग जो मॉडल था डीएनए का, किसने दिया था? दो वैज्ञानिक थे, वॉटसन और क्रिक। वॉटसन और क्रिक ने, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। तो ये चीज भी याद रखोगे, डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल, वॉटसन और क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर जो अंगुलीनुमा संरचनाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पढ़ी आपने, उसकी जो अंगुलीनुमा संरचना होती है अंदर वाली झिल्ली पे, उनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम जो मैंने बताया कि चिकनी अंतःप्रदिविजालिका पर नहीं पाया जाता है, मुख्यतः ईआर पे पाया जाता है। ईआर का जो खोज की थी वो पोर्टर ने की थी। और राइबोसोम का निर्माण है केंद्रिका से होता है, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। अब बात आ रही है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का। प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का होता है। नेक्स्ट देखोगे कि डीएनए अणु अथवा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है। डीएनए अथवा न्यूक्लिक अम्ल की इकाई क्या होती है? डीएनए अथवा न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है। तो क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। पादपों में भोजन किस रूप में संचित होता है? दो महत्वपूर्ण है कि पादपों में जो प्लांट्स हैं उनमें तो जो उनका जो फूड है एब्जॉर्प्शन किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है, और जो एनिमल है उनमें किस में होता है, जंतुओं में किस में होता है और प्लांट्स में किस में होता है। तो दो चीजें दोनों याद रखोगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ प्लांट्स का, और फिर बात करेंगे जो आपके एनिमल है या जंतु कोशिका जो है उसकी बात करेंगे। तो जो पादपों के अंदर भोजन संचित होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च। और जो जंतु है उनमें ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में। ये दोनों चीज याद रखोगे, ग्लाइकोजन और स्टार्च। प्लांट्स में तो स्टार्च और जो एनिमल्स या जंतु है आपके उनमें ग्लाइकोजन, ये दोनों चीज याद रखना। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि डीएनए व आरएनए के प्यूरिन क्षारक हैं। डीएनए और आरएनए के प्यूरिन क्षारक कौन कौन से हैं? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों प्यूरिन क्षारक है डीएनए और आरएनए के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा कौन सा अणु है जो अपने समान दूसरा अणु बना सकता है? ऐसा कौन सा अणु जो मॉलिक्यूल है जो अपने समान सेम का सेम दूसरा अणु बना सकता है, जिसमें प्रतिलिपिकरण, जिसको फोटोकॉपी बोलते हो आप, उसकी क्षमता पाई जाती है? तो वो किस में पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? डीएनए। जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए, उसमें प्रतिलिपिकरण की क्षमता पाई जाती है, सेम कॉपी बना सकता है ये खुद की। नेक्स्ट, यूकेरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? जो यूकेरियोटिक सेल्स है, सेल दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। तो इनका एक फंडा समझा देता हूं, बहुत इजी वाला। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, प्रो का मतलब पुराना, ऐसे याद रखना आप कि प्रो मतलब पुराना, जिसको बोल सकते हो ओल्ड, और यू मतलब न्यू। तो जैसे कुछ भी आता है कि इसमें पाया जाता है या नहीं पाया जाता, झिल्ली वगैरह का केंद्रिका जो केंद्रक है वो स्पष्ट किस में पाया जाएगा? एक चीज बताना, केंद्रक स्पष्ट किस में पाया जाएगा? नई में या पुरानी में? जो नई चीज है उसमें स्पष्ट पाया जाएगा, ना कि पुरानी में। तो ये कुछ चेंजेस है जो आपको ऐसे लिखे ना कंफ्यूज हो, तो वहां पे ये वाला करना कि प्रो मतलब पुरानी, उसमें जो सारी चीजें है ना वो अविकसित पाई जाएगी, ठीक है, नहीं पाए जाएंगे, ज्यादातर अनुपस्थित होंगे। जबकि जो यूकेरियोटिक है ना, न्यू वाली, उसमें उपस्थित होंगे। अपना जो मेन यहाँ पे क्वेश्चन है वो क्या है कि जो यूकेरियोटिक कोशिका है ना, यूकेरियोटिक नई वाली जो कोशिका है, यूकेरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ पे पाए जाते हैं? यूकेरियोटिक जो कोशिका है उसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ पे, जो भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें, एक मिनट, यूकेरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ पे पाए जाते हैं? हरित लवक के ग्रेना में पाए जाते हैं। सॉरी चौक नहीं मिलती, हरित लवक के ग्रेना में। कहाँ पे पाए जाते हैं? हरित लवक के ग्रेना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गेहूं के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम नंबर होते हैं, वो कितने होते हैं गेहूं में? एक चीज बताऊं, गेहूं जो आपका है ट्रिटिकम एस्टिवम, वो हेक्साप्लॉइड होता है। क्या होता है? हेक्साप्लॉइड होता है। तो इसमें क्या होता है? 6n बराबर 42 होते हैं। हेक्साप्लॉइड 6n हो गया 42, क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? 42 हो गए। और ये चीज याद रखना, हेक्सोप्लॉइड है गेहूं जो है, ट्रिटिकम एस्टिवम हेक्साप्लॉइड होता है। बात करें मक्के की, मक्के में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो 2n बराबर 20, मक्का जिया मेज। और ये 6n बराबर 42, जो हेक्साप्लॉइड है वो किसका है? ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्याज में गुणसूत्र, क्रोमोसोम नंबर जो प्याज एलियम शेपा है उसमें कितने पाए जाते हैं? 2n बराबर 16। जो आपका प्याज है एलियम शेपा, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने पाए जाते हैं? 2n बराबर 16। मक्का में पाए जाते हैं 2n बराबर 20। गेहूं में पाया जाता है हेक्साप्लॉइड होता है, 6n बराबर 42 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन कि गुणसूत्र की मुख्य प्रोटीन कौन सी होती है? जो गुणसूत्र होते हैं उनमें जो मुख्य प्रोटीन है वो कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्रों की जो मुख्य प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। और ये मुख्यतः जो हिस्टोन प्रोटीन जो आपकी है उनकी तो क्षारीय प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि वायरस बना होता है। जो वायरस है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का
और न्यूक्लिक अम्लों का बना होता है। वायरस के अंदर डीएनए नहीं पाए, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं वायरस के अंदर? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं हुई अभी, 25 मिनट की हुई है क्लास, 1 घंटे के लगभग की हो जाएगी सारा कुछ सोल्व आउट करते करते। जड़ों, अब 2 चीज मैं बताता हूं जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। पूछ लेते हैं जाइलम और फ्लोएम का काम। ये तो होगा जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या काम करता है, ये चीज देखेंगे कि जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थ को, या जो लवण हो ना, खनिज लवण है ना, उनको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? लेकर जाता है। जाइलम ऐसे याद रखना आप, जाइलम लेकर जा रहा है, जा रहा, क्या लेकर जा रहा है? ये कोई प्लांट है, इसकी जो रूट है, जड़ें हैं, वो जो मृदा से ये जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है प्लांट, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स का या वाटर का जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसको ऊपर तक लेके जा रहा है, पत्तियों तक पहुंचा रहा है, सीड्स तक पहुंचा रहा है, लेकर जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? जाइलम। अब ये जब ये इनको ये पदार्थ जो है ऑब्जर्वेशन किया, वो सारा उनको कुछ प्रोवाइड करवा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? भोजन बनेगा। अब जो भोजन, जो एनर्जी बनी, उसको वापस पूरे कहाँ फैला कौन रहा है? फ्लोएम। फ्लोएम मतलब फैलाना, और जाइलम मतलब ले जाना, जाना। ठीक है, तो ये तो क्या करता है? जाइलम जड़ों से जितने भी पदार्थ हैं जिसको पूरे प्लांट में फैला देता है, सॉरी ले जाता है। और जो फ्लोएम है ना, जो भोजन बनने के बाद में सारा कुछ को फैला देता है। तो इसको देखोगे आप किस लैंग्वेज में आ सकता है कि पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक कौन लेके जाता है, या कौन फैलाता है? फ्लोएम फैलाता है। और जड़ों के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन है, मिनरल्स, वाटर्स, जो भी है आपके प्लांट न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उसको कौन? जाइलम। 2 चीज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि समसूत्री विभाजन नाम दिया था, किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। जो समसूत्री विभाजन नाम दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। फ्लेमिंग, नोट आउट कर लो, समसूत्र विभाजन नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। और गुणसूत्र जो शब्द दिया था, गुणसूत्र शब्द जो दिया था, वो किसने दिया था? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? वाल्डेयर ने दिया था। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया था। किसने दिया था? सी बेंडा। वो कोलिकर वगैरह जो है वो आगे बताऊंगा उन्होंने क्या किया था। यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट, कि काइस्मेटा दिखाई पड़ते हैं। जो काइस्मेटा, कोशिका विभाजन, जो अपना सेल डिवीजन, उसमें जो स्टेज वगैरह देखी होगी, डिप्लोटीन जो भी है आपकी, लेजा पेडी डाइमार के जो डाइकाइनेसिस वगैरह, तो इसमें अपने को क्या पूछ रहा है कि काइस्मेटा, जो काइस्मेटा दिखाई देते हैं वो कौन सी स्टेज में दिखाई देते हैं? सेल डिवीजन में। काइस्मेटा कौन सी सेल में, सॉरी कौन सी स्टेज में दिखाई देते हैं? तो कौन सी में देते हैं? डिप्लोटीन में देते हैं। काइस्मेटा डिप्लोटीन जो स्टेज है उसमें दिखाई पड़ते हैं अपने को काइस्मेटा। नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था? आर आल्टमैन ने। आर आल्टमैन ने। जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसको बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था? आर राजकुमार ने नहीं, आल्टमैन ने। ठीक है, आर आल्टमैन ने दिया था। नेक्स्ट चीज देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक का रंगहीन तरल। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक का रंगहीन तरल भाग क्या कहलाता है? जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो रंगहीन तरल पदार्थ है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहलाता है। नेक्स्ट देखोगे कि केंद्रक का आधार पदार्थ कौन सा होता है? जो केंद्रक है अपना, उसका जो आधार पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? केंद्रक का डीएनए। क्या होता है? डीएनए। केंद्रक का आधार पदार्थ कौन होता है? डीएनए होता है। नेक्स्ट, कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? गुणसूत्र वाल्डेयर कर बता दिया, पर इसको सर्वप्रथम जो देखा था ना गुणसूत्र को, वो किसने देखा था? गुणसूत्र या क्रोमोसोम को सर्वप्रथम स्टार्सबर्गर ने देखा था। स्टार्सबर्गर, खाने वाला नहीं है स्टार्सबर्गर, ये वैज्ञानिक का नाम है स्टार्सबर्गर। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? जो शुक्राणु का जो ऊपर जो भाग, 3 भाग होते हैं शुक्राणु में, ठीक है, एक्रोसोम या जो ऊपरी भाग होता है, फिर मध्य भाग हो गया, फिर पूंछ भाग हो गया। तो जो
एक्रोसोम होता है उसका निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय करता है। और गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी काय में क्या होते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। एक्रोसोम क्या करता है? जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो जो उसकी ऊपरी परत होती है उसको गलाने में काम आता है, सहायता करता है। तो उसमें क्या है? अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो उसको गला देते हैं। तो क्वेश्चन था अपना कि शुक्राणु का एक्रोसोम बना होता है, तो शुक्राणु का जो एक्रोसोम है वो गोल्जी काय का बना होता है। नेक्स्ट, डीएनए की खोज किसने की थी? जो न्यूक्लिक है डीएनए उसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने। किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। नेक्स्ट, लवक नाम किसने दिया था? लवक की खोज तो किसने की थी और नाम किसने दिया था? लवक से 2 क्वेश्चन आता है प्लास्टिड से कि लवक की खोज जो है वो हैकल ने की थी। किसने की थी? हैकल नाम का वैज्ञानिक था, उसने लवक की खोज की थी। और लवक जो शब्द है वो दिया था सिम्फर ने, नाम जो दिया था सिम्फर। ये 2 चीज याद रखना आप लवक के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कोशिका चक्कर की संश्लेषण अवस्था या एस फेज जो है उसमें क्या होता है? जो कोशिका चक्कर की आपको पता है एस G1 S G2 M जो है, तो वो जो एस स्टेज है ना अपनी, उसमें जो सेल डिवीजन की एस स्टेज है उसमें क्या होता है? तो कोशिका चक्र संश्लेषण अवस्था जिसको हिंदी में बोलते हैं डीएनए संश्लेषण अथवा डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है। उसमें क्या होता है? डीएनए अपने समान जो फोटोकॉपी तैयार करता है, प्रतिलिपियां तैयार करता है, वो किस अवस्था में करता है? या जो डीएनए की मात्रा बढ़ती है वो किस में होती है? संश्लेषण प्रावस्था या जो एस स्टेज है आपकी, एस फेज है। नेक्स्ट, घाव भरने की क्रिया में कौन सा विभाजन का होता है? माइटोसिस। कौन सा होता है? माइटोसिस। जो घाव भरने वाली में ये क्वेश्चन आ सकता है, माइटोसिस। क्लास देख लेते हैं एक बार। 31 मिनट, अभी तो बहुत कुछ बाकी रह गया। घाव भरने में जो घाव भर जाते हैं आपके, लग गई वापस ठीक हो जाता है, तो वहां पे कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस होता है। उसकी वजह से वो इंप्रूव हो जाता है, ठीक हो जाता है, वापस रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए ये देख ले, पादपों में भोजन किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है, और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कहां तक देख ले? जीवद्रव्य शब्द किसने दिया था? जो जीवद्रव्य शब्द है वो किसने दिया था? तो जीवद्रव्य शब्द दिया था प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने। किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? बीटल व टेटम। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, बीटम टेटम 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत था, बीटल व टेटम ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे कि हरगोविंद खुराना को श्रेय दिया जाता है। जो HR खुराना है वैज्ञानिक, हरगोविंद खुराना, उनको क्या श्रेय दिया जाता है? किस चीज के लिए? तो प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन संश्लेषण, उन्होंने जेनेटिक कृत्रिम जीन संश्लेषण किया था। किसने किया था सर्वप्रथम प्रयोगशाला में? हरगोविंद खुराना। HR खुराना भी मिल सकता है, HG खुराना, हरगोविंद खुराना ने किया था कृत्रिम जीन संश्लेषण। नेक्स्ट, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बीटल और टेटम देख ही लिया। उसके बाद में देखते हैं कि जो अंतःसलियन या सुसाइड संबंधित है, अंतःसलियन या जो सुसाइड शब्द है वो किससे संबंधित है? लाइसोसोम से। लाइसोसोम, कोशिका बहुरूपिया भी बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था, सेल डिवीजन की सबसे छोटी प्रावस्था, सबसे छोटी जो स्टेज है वो कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका विभाजन की एनाफेज। कौन सी है? एनाफेज। एनाफेज सबसे छोटी है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, माइटोसिस की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? जो माइटोसिस है उसकी सबसे लंबी जो स्टेज है या फेज है वो कौन सी है? माइटोसिस की बात कर रहा हूं मैं, माइटोसिस की प्रोफेज। प्रोफेज जो प्रावस्था है वो सबसे बड़ी और जटिल है, सबसे लंबी है। और सबसे छोटी कौन सी है? एनाफेज। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर शब्द किसने दिया था? मॉर्गन व केसल ने। जो क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय, मॉर्गन व केसल 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था यह शब्द, जो जीन विनिमय है वो शब्द, क्रॉसिंग ओवर शब्द।
नेक्स्ट देखोगे कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नॉल व रस्का ने। नॉल व रस्का, दो वैज्ञानिक थे, उसने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। कोशिका कला का सर्वमान्य मॉडल कौन सा है? कोशिका कला का सर्वमान्य मॉडल कौन सा है? दर्व-मोज़ेक मॉडल। कौन सा है सर्वमान्य, जो सबसे ज्यादा माना जाता है? दर्व-मोज़ेक मॉडल या तरल जो मॉडल जिसको बोलते हैं। किसने दिया था? दो वैज्ञानिक थे, सिंगर व निकोलसन। सिंगर और निकोलसन, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था जो कोशिका का तरल दर्व-मोज़ेक मॉडल है, वो सिंगर व निकोलसन ने। नेक्स्ट, कोशिका कला को इकाई कला नाम किसने दिया था? कोशिका झिल्ली को इकाई कला किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। यह भी चीज याद रखोगे, रॉबर्टसन, कि कोशिका कला को इकाई कला नाम किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों का, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस, ये दो चीज है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस और एक है पिनोसाइटोसिस, ये दोनों समझ लेना, ये दोनों शब्द आ जाते हैं पेपर में बहुत बार। पिनोसाइटोसिस, तो जो फेगोसाइटोसिस है वो किसको बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस जो है कि कोशिका के द्वारा, कोशिका या सॉरी प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ठोस पदार्थों का, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ठोस पदार्थों का अंतःकरण, उनको अपने अंदर ले लेना, अंदर समा लेना ठोस पदार्थों को। सपोज दैट ये प्लाज्मा झिल्ली है और ये ठोस पदार्थ है चौक, ये इसको अपने अंदर समा लेती है, तो वो क्या कहलाएगा? फेगोसाइटिस। और इस पे मेरे पास पानी है, ठीक है, थोड़ा बहुत लिक्विड है, उसको अगर प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? पिनोसाइटिस। इसको ऐसे याद रखना, पानी को तो पीते हैं लिक्विड को, तो उसको पिनो बोलते हैं और खाने वाले को फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, थाइलेकोइड के समूह को क्या कहते हैं? ग्रेनम। जो थाइलेकोइड से पाए जाते हैं उसका जो समूह होता है पूरा, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और दो ग्रेनम को जोड़ने वाली जो बीच की होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरग्रेनम लेमा, ठीक है, इंटरग्रेनम। नेक्स्ट देखोगे, एमाइलोप्लास्ट का अर्थ है, जो एमाइलोप्लास्ट उसका अर्थ क्या है? स्टार्च का संग्रहण, एब्जॉर्वेशन जो करती है, संग्रहण जो करती है, इसका स्टोरेज जो करती है, उसको बोलते हैं स्टार्च के संग्रहण को एमाइलोप्लास्ट। खुरदरी अंतःपर्देवी जालिका पर पाए जाते हैं, मैंने बताया था चिकनी अंतःपर्देवी जालिका पर नहीं पाए जाते, जो स्मूथ एंटीक्लोज रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जबकि खुरदरी अंतःपर्देवी जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं। खुरदरी अंतःपर्देवी जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। किसने की थी लाइसोसोम की खोज? डी डुवे। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार इनको मैं मिटा देता हूं। लाइसोसोम की खोज डी डुवे। दर्व-मोज़ेक जो मॉडल है कोशिका का सर्वमान्य सिद्धांत है, किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। प्रोटीन की इकाई क्या होती है? मुख्यतः जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन, उनकी इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल, प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि कोशिका चक्र का सही क्रम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोशिका चक्र का सही क्रम है जीवन एस, जीवन के बाद में एस आएगा, ये याद रखना, फिर आएगा G2 और M। ये कोशिका जो चक्कर है आपका, उसका सबसे सही क्रम है। ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हुआ है, इसका ध्यान रखोगे आप। सबसे छोटा कोशिका कौन सा है? राइबोसोम। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, जो झिल्ली रहित होता है, खुरदरी अंतःपर्देवी जालिका पर पाया जाता है, केंद्रिका के द्वारा निर्माण होता है, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। और सबसे छोटा जो कोशिकांग है वो कौन सा है? अपना राइबोसोम है। 40 मिनट, 20 मिनट और पढ़ा देते हैं जितना हो पाता है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देख लेंगे। निम्न में से बहुरूपीय कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, बहुरूपीय कोशिकांग भी बोलते हैं लाइसोसोम को। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी, एटीपी। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? एटीपी। डिक्टियोसोम है, डिक्टियोसोम किसको बोलते हैं? गोल्जी काय को। डिक्टियोसोम गोल्जी काय, डिक्टियोसोम गोल्जी काय याद रखना, डिक्टियोसोम के नाम से गोल्जी काय।
निषेचन की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर निषेचन की खोज। और एक और चीज आप बताओ मेरे को कि जो जर्मप्लाज्म जनन द्रव्य थ्योरी है वो किसने दी थी? महत्वपूर्ण, विजमैन ने दी थी। विजमैन, जो जर्मप्लाज्म थ्योरी है वो किसने दी थी? विजमैन ने दी थी। नेक्स्ट, डीएनए की कुंडली का प्रत्येक मोड़ कितना लंबा होता है? जो डीएनए की जो कुंडली है उसका जो प्रत्येक मोड़ होता है वो कितना लंबा होता है? ये चीज, प्लस इसमें कितने नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, उनके बीच का गैप कितना होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो जो डीएनए का जो वो होता है उसका डीएनए की कुंडली का प्रत्येक मोड़ 34 एंगस्ट्रॉन का होता है। 34 एंगस्ट्रॉन होता है। और जो दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में जो जगह पाई जाती है ना डीएनए में, वो कितनी पाई जाती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन। और इसका जो व्यास होता है कुंडलन का वो होता है 20 एंगस्ट्रॉन। ये चीजें याद रखना आप। 34, 20 और 3.4, तो 3.4 इंटू 10 कर लो, कितने हो गए? 34 हो गए। सबसे छोटा आरएनए है, सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? टीआरएनए। सबसे छोटा आरएनए कौन सा है अपना? टीआरएनए है। डीएनए की कुंडली का व्यास मैंने बता ही दिया 20 एंगस्ट्रॉन होता है। रेकॉन क्या है? एक चीज बताना, रेकॉन, सिस्टोन और म्यूटोन, तीन चीज होती है, जीन की इकाइयां होती है। तो जो रेकॉन है ना, रेकॉन, एक होती है सिस्ट्रॉन, एक होती है म्यूटोन, तीन होती है। ये जीन की इकाइयां हैं। जो रेकॉन है ना, रेकॉन वो जीन की पुनर्योगज की इकाई है। इंपॉर्टेंट है, जो रेकॉन है वो जीन की पुनर्योगज की इकाई है। किसकी इकाई है? जीन की पुनर्योगज इकाई। और जो सिस्ट्रीन जो है वो जीन की सबसे छोटी इकाई है, ये क्रियात्मक इकाई जिसको बोल सकते हैं क्रियात्मक, फंक्शनल जो यूनिट है वो कौन सी है? सिस्ट्रॉन। और रेकॉन क्या है? पुनर्योगज की इकाई है जीन की। नेक्स्ट, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सीपी श्वासन ने दिया था। किसने दिया था? सीपी श्वासन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था आधुनिक कोशिका सिद्धांत, सीपी श्वासन ने। ओमनी सेलुलाई सेलुला मतलब कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। किसने कहा था? ओमनी सेलुलाई सेलुला। ओमनी सेलुलाई सेलुला कहा था रुडोल्फ विर्चो ने। किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने। ओमनी सेलुलाई सेलुला, रुडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट देखोगे, एटीपी के कार्य का जो विवरण दिया था वो किसने दिया था? लिपमैन ने। जिसको अपन कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं एटीपी को, उसके बारे में किसने बताया था? एटीपी के बारे में लिपमैन, लिपमैन ने बताया था एटीपी के बारे में। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया खोज। जंतु एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया खोज की थी वो किसने की थी? कोर्लिकर ने। कोर्लिकर। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया खोज कोर्लिकर ने की थी। जीव द्रव्य की सबसे अधिक मात्रा में किस कार्बनिक पदार्थ, सबसे विशाल गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? विशाल गुणसूत्रों की खोज बोल बियानी ने की थी। जो विशाल गुणसूत्र हैं उनकी खोज बोल बियानी नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट देखोगे कि सेंट्रोसोम व तारक काय शब्द किसने दिए थे? सेंट्रोसोम और तारक काय शब्द जो थे टी बोवेरी ने दिए थे। बोवेरी। तो ये सेल बायो के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो की पॉइंट थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना उसके। इसके मैंने ये पहला पार्ट है, और भी मैं आपको महत्वपूर्ण, इससे भी महत्वपूर्ण बिंदु प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको। आप इसका मेरे को फीडबैक दोगे कि आपको क्या कैसे क्या रहा। जेनेटिक्स वाले में से देख लेते हैं। अब जो चेकर बोर्ड दिया था ना वो किसने दिया था? चेकर बोर्ड जो विधि है वो किसने दी थी? बैटसन और पुनेट ने दी थी। किसने दी थी? बैटसन और पुनेट। बैटसन और पुनेट ने दी थी चेकर बोर्ड विधि जो थी। और आनुवंशिकी जो जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बैटसन ने किया था। बैटसन। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम जो फर्स्ट बार जो यूज किया था वो किसने किया था? बैटसन ने किया था। बाकी वैसे आनुवंशिकी के जो जनक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो ग्रेगर जोन मेंडल है। ग्रेगर जोन मेंडल है। नेक्स्ट, आधुनिक आनुवंशिका जनक बैटसन को ही बोलते हैं। ठीक है, आधुनिक आनुवंशिका जो जनक बोलते हैं, जेनेटिक जो
जो मॉडिफाइड जो जेनेटिक्स है उसका बैटसन को बोलते हैं। इमास्कुलेशन या विपुंसन की क्रिया में क्या किया जाता है? इमास्कुलेशन या विपुंसन की जो क्रिया होती है उसमें क्या किया जाता है, क्या निकाले जाते हैं? पुंकेसर। पुंकेसरों को निकालना या हटाना क्या कहलाता है? इमास्कुलेशन या विपुंसन कहलाता है। बैक क्रॉस किसको कहते हैं? बैक क्रॉस जब F1 पादप का जो F1 पीढ़ी अपने को प्राप्त हुई उसका प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ अगर अपन करवा देते हैं तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन आता है। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी? इनकम्प्लीट डोरमेंसी की जो खोज की थी वो कोल कोरेंस ने की थी। कोल कोरेंस, अपूर्ण प्रभाविता की खोज कोल कोरेंस ने की थी। मेंडलवाद की पुनः खोज किसने की थी? मेंडलवाद की पुनः खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक थे, कोल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और वॉन शेरमार्क। कोल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और वॉन शेरमार्क 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1900 में मेंडलवाद की पुनः खोज की थी। या मेंडलवाद जन्मप्लास सिद्धांत किसने किया था? जो जनन द्रव्य थ्योरी है विजमैन ने दी थी। किसने दी थी? विजमैन ने दी थी। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे किए थे? उद्यान जो मटर है पाइसम सेटाइवन, मेंडल ने उद्यान मटर पे अपने प्रयोग किए थे। 46 नेक्स्ट, अपूर्ण यदि F2PD में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात समान है तो इसका कारण हो सकता है F2 जो पीढ़ी है उसमें जीनोटाइप लक्षण अनुपात, फिनोटाइप जो दोनों है ना लक्षण और जीन प्रारूप वो दोनों समान है तो उसका क्या कारण हो सकता है? इनकम्प्लीट डोरमेंसी, अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल ने मटर के कितने लक्षणों पर अध्ययन किया था? जो विपर्यासी लक्षण लिए थे कितने लिए थे? 7। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मेंडल ने मटर के कितने विपर्यासी लक्षणों पर अध्ययन किया था, तो वो 7 लक्षण चूज किए थे। अब वो कौन कौन से थे वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आनुवांशिकी की भौतिक इकाई है। आनुवांशिकी की भौतिक इकाई कौन सी है? वो है जीन या गुणसूत्र। जीन या गुणसूत्र, आनुवांशिकी की भौतिक इकाई किसको बोलेंगे? भौतिक इकाई जीन या गुणसूत्र को बोलेंगे। मेंडल ने आनुवांशिकता के कितने सिद्धांत दिए थे? मेंडल ने जो आनुवांशिकता के नियम दिए थे, मेंडल के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे मेंडल ने? 3 नियम दिए थे। मेंडल के सिद्धांत संबंधित है वंशागति से संबंधित है। क्वाशियोरकर जो रोग है ना वो प्रोटीन की कमी से होता है। जो क्वाशियोरकर रोग है वो किससे होता है? प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता की जो सर्वप्रथम किस पौधे में देखा गया था? फोर्थोक्लोक। फोर्थोक्लोक जिसे मिराबिलिस ज़्लाफा भी बोल सकते हैं अपन, मिराबिलिस ज़्लाफा या फोर्थोक्लोक जो प्लांट था उसमें सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता जो इनकम्प्लीट डोरमेंसी है वो देखी गई थी। अपूर्ण प्रभाविता फोर्थोक्लोक या मिराबिलिस ज़्लाफा में। आनुवांशिक संदेश किसमें पाए जाते हैं? तो जो आनुवांशिक संदेश हैं जितने भी वो डीएनए में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? डीएनए में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बहुप्रभाविता की खोज किसने की थी? बहुप्रभाविता की खोज किसने की थी? तो वो किसने की थी? मॉर्गन ने की थी। और फल मक्खी, बहुप्रभाविता की खोज किसने की थी? मॉर्गन ने। किस पे की थी? फल मक्खी के ऊपर की थी। फल मक्खी के ऊपर की थी मॉर्गन ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो बीटल और टेटम ने दिया था वो किस कवक पे अध्ययन करते हुए दिया था? न्यूरोस्पेरा। किस पे अध्ययन करते हुए दिया था? न्यूरोस्पेरा क्रेसा। न्यूरोस्पेरा है, न्यूरोस्पेरा। जो एक जीन एक सिद्धांत जो थ्योरी है बीटल और टेटम ने दी थी, न्यूरोस्पेरा जो क्रेसा कवक है उसके ऊपर स्टडीज करते हुए दी थी। आनुवांशिकता शब्द जो हेरिडिटी शब्द वो किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। स्पेंसर। आनुवांशिकता या हेरिडिटी जो शब्द है वो किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट देखोगे किस वैज्ञानिक ने जीन को 3 उप इकाइयों में बांटा था? जो जीन की 3 उपाय मैंने बताया सिस्टोन, रेकॉन, म्यूटोन, किसने बांटा था? बेंजर। बेंजर नामक वैज्ञानिक था जिसने जीन को 3 इकाइयों में बांटा था। नेक्स्ट घातक जीन की खोज किसने की थी? क्यूनोट ने। घातक जीन की खोज किसने की थी?
क्यू नॉट, घातक जीन की खोज किसने की थी? क्यू नॉट ने की थी। और नेक्स्ट देखेंगे मानव आनुवांशिकी के जनक गॉल्टन, प्रायोगिक आनुवांशिकी तो मॉर्गन है और मानव आनुवांशिकी के जनक कौन से हैं? गॉल्टन। ये चीज याद रखना, प्रायोगिक आनुवांशिकी की अगर बात करें तो मॉर्गन का नाम आएगा और अगर मानव आनुवांशिकी की बात करें तो क्या आएगा? गॉल्टन का नाम आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वप्रथम एक्स किरणों से उत्परिवर्तन किसने करवाया था? मूलर। एक्स किरणों के द्वारा जो उत्परिवर्तन की खोज की थी वो किसने की थी? एच जे मूलर ने की थी। मूलर नामक का वैज्ञानिक था, उसने की थी। फेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज कर इसे क्या नाम दिया था? फेडरिक मिसर। ये चीज याद रखना, न्यूक्लिक अम्ल जो है उसकी खोज किसने की थी? फेडरिक मिसर ने की थी। और क्या रह गया? वंशागति की इकाई है, जो वंशागति की इकाई है वो जीन है। अब मैटर तो बहुत कुछ रह गया है बट मैं अब बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, गले में गला सूख गया है, तो अब नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। जो भी क्लास बहुत बड़ी हो गई तो एक बार मेरे को आप रेस्पॉन्स दे देना कि कैसा क्या रहा है, आपको कुछ हेल्प मिली है नहीं मिली है, या फिर मैं जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कराऊँ। जैसे ICR का करवाया था PDF से, स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से मैंने पढ़ा के वैसे करवाऊँ या ये वाला ठीक रहेगा? जो भी आपको उचित लगे मैं आपको बता देना। मैं बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।